शैलेश जी आप म्यूट हैं। Okay, sorry. So welcome to all of you for the today special session. As we know, हमारे साथ बिग फोर से ये दीपिका जुड़ चुकी हैं। हाय दीपिका। Hi. Hello everyone. Yeah. So am I audible? Yeah दीपिका. Okay. So ये दीपिका आज हमारे साथ हैं और हमारे जो वर्चुअल लाइब्रेरी के स्टार्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप उनके सामने आप अपनी प्रॉब्लम को रखिए। आने वाले 60 जो भी हमारा 60 दिन या 65 दिन है, आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके अपने अकॉर्डिंग। तो आपको अपने स्ट्रेटजी पर काम करना है, आपके अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने हैं। अगर स्ट्रेंथ आपको लगता है कि नहीं मेरा ये वीकनेस है, तो वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। तो आपको देखो कुछ ज्यादा नहीं सुनना है, जो आपने जैसे पढ़ाई कर दो। यार मैंने इसको ज्वाइन किया जब सेशन, तो मैंने देखा सब लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ तो सब रहे हैं। यहाँ पर ऑब्वियस बात है, सीए में हर एक बंदा बंदी पढ़ता है, लेकिन कहाँ कमी रह जाती है, हमें इस पर फोकस करना है। उस कमी को हम कहते हैं, उस कमी को अपनी शक्ति में बदलना है। तो आप वो स्ट्रेटेजी को समझने की जरूरत है। आपको रिवीजन कैसे करने आना चाहिए, रिवीजन के आपके लिए सुटेबल तरीका क्या हो सकता है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि तो पढ़ सब रहे हैं, मैं बार बार कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लैकिंग हो रही है, तभी हम लोग रुक जाते हैं। तो आप खुद अपने आप को चेक करिए। कुछ हम तरीके बताएंगे जिसके थ्रू आप चेक करिए खुद कि आप कहाँ पर लैक करते हैं और उस पर आपको वर्क करना है। तो आप यहाँ पे एकदम फ्रीली होकर आप अपनी जो भी डाउट है आप एक एक करके रखिए, और हम उस पर बात करते हैं कि ऐसे क्या स्ट्रेटजी हो सकता है। आप मॉक टेस्ट पेपर नहीं दे रहे हैं, या क्या आप देने के बावजूद भी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं मॉक टेस्ट पेपर दे देते हैं तभी भी नहीं होता है ना। तो या रिवीजन करने का तरीका है, या क्रक्स अभी तक नहीं बना है, आपने स्टडी तो किया बट समराइज नहीं किया। अब ये 60 दिन ये टाइम है कि अपने आप को पॉलिश करने का है। क्योंकि देखो अभी तक आपने क्लास लगाया, जो भी किया XYZ कहीं से भी क्लासेस किया, कुछ भी किया, लेकिन ये टाइम है अपने आप के ऊपर डिवोट करने का विथ स्ट्रेटजी। होता है ना, स्मार्ट स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं। तो वो स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सीए दीपिका, थोड़ा सा आप उनको एक गाइड करो स्टार्टिंग में कि क्या होना चाहिए स्टार्टिंग में दौरान। मतलब 60 दिन के जो हमारे 60 से 65 दिन है, तो इनको कैसे, मतलब क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले तो ये कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, एग्री करती हूँ इस बात से कि हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। किसी का कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है तो वही सब्जेक्ट किसी और के लिए बहुत वीक होता है। तो कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं बन सकती जो सबके ऊपर एप्लीकेबल करती हो, सबका अपना अलग अलग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 60-70 जितने भी दिन बचे हैं, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, बट जितने भी दिन बचे हैं मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से। और शायद एक बार हो भी चुका होगा मोस्टली सबका। उसको करने के बाद अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपने सिलेबस को लेके कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद आप सिर्फ एग्जाम पे ही फोकस करो। एग्जाम मीन्स जितने टेस्ट पेपर आ रहे हैं, RTP, MTP, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, लास्ट अटेम्प्ट के, तो इन सारे क्वेश्चन पेपर्स को लगा दे रहो, क्योंकि अपने आप को खुद ही इवेल्युएट करना बहुत जरूरी होता है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, फिर जब सीधा एग्जाम देने चले जाते हैं फिर लगता है कि मार्क्स कहाँ रह गए, कहाँ कट गए मार्क्स, पता ही नहीं, क्योंकि हमने तो सब पढ़ा था। प्रॉब्लम वही आती है कि आप जब पेपर देकर प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो पेपर देने की, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाने से पहले फुल तैयारी, पेपर कैसे देना है इसकी भी होनी चाहिए। सिर्फ सिलेबस पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। तो जो कि मैंने खुद भी ये गलतियां करी हैं अपने अटेम्प्ट्स में, मेरे भी जो अटेम्प्ट्स लगे वो उसका रीजन यही था। मैंने MTP और क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत लास्ट में शुरू किया, और उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब आता है, मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, क्या दिक्कत हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई। कॉपी मंगा रही हूँ तो उसमें भी सब जगह सब सही सही सही, पर मार्क्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, उसका रीजन यही था क्योंकि मैंने लिखा तो सही है, पर वो मुझे लग रहा है, एक्चुअल में ऐसा था नहीं। तो अगर मुझे वही मेरी कॉपी अब दी जाए चेक करने के लिए, तो शायद मुझे खुद उसमें गलतियां दिखेंगी कि मैंने किस तरह से उनको प्रेजेंट किया है। तो मुझे लगता है कि अपने आप को इवैल्यूएशन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। राइट। तो मैं कहूँगा एक एक से जिनको जो भी पूछना है, मतलब कहाँ लैग कर रहे हैं या क्या आगे का स्ट्रेटजी होना चाहिए, आप बिल्कुल एक एक करके पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, अगर किसी के पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो लग रहा हो शेयर करने के लिए, तो आप शेयर कर सकते हैं। होपफुली मैं आपको सोल्यूशन उसका दे पाऊँ। राइट।
और मैं आपको बता दूं कि जो दीपिका जी हैं वो बिग 4 से बिलोंग करती हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा अटेम्प्ट का या ऐसा कोई वो लिंक डायरेक्टली लिंक नहीं है। आप अपने स्टडी को फोकस करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, आपको बिग 4 जाना हो या कहीं भी जाना हो आप पहुंच जाएंगे, ऐसा कोई बैरियर नहीं वाली बात नहीं है। अटेम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी सीरियसली मैं बताऊं तो जब मेरा क्लियर हुआ तो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन पास होने के बाद हुई कि अब क्या, मेरे इतने अटेम्प्ट्स है, अब क्या होगा, कितने क्या कोई होगी कोई कंपनी जो मुझे लेगी। बिग 4 तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था और मुझे लगा ही नहीं था कि इसमें ट्राई करने की भी जरूरत है। कैंपस का भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कैंपस में भी नहीं होगा, उसमें तो टॉपर्स बैठते हैं, रैंकर्स बैठते हैं, मैं तो हूँ ही नहीं कहीं पे, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। पर फिर भी मुझे सबने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम कैंपस अप्लाई कर दो, नहीं हुआ तो ओके। फिर मुझे लगा कि ठीक है कर देते हैं, क्या दिक्कत है, तो मैंने कर दिया। उसके बाद मुझे पहली बिग 4 ही मिली कंपनी, ये मेरी पहली जॉब है और पहली ही बार में क्लियर हो गया। तो सीरियसली गाइस सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है सीए बनने के बाद कि आपको एक अच्छी प्रॉपर जॉब मिल जाए जो आप चाहते हो या कभी आपने सालों पहले सोची हो। राइट, और वो सपने तभी पूरा होगा जब आज आपकी ये 60 दिन का स्ट्रेटेजी, आपका हार्ड वर्क, डेडिकेशन, एक होता है ना कंसिस्टेंट लेवल को मेंटेन रहे टिल एग्जाम तक एटलीस्ट। तो एक एक करके आप पूछ सकते हैं, अपने आप को म्यूट करिए कोई भी, मैं नाम अब एक एक करके मतलब लूंगा तो है नहीं। मनीष, नेहा, कोई भी जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहे खुद से शुरू कर दीजिए। Hello everyone, myself Ritu Raj. हेलो। हेलो। या पूछिए। हाँ यस यस हेलो। आवाज जा रही है क्या? मैं रितु बोल रहा हूँ। आ रही है, पूछिए। हाँ जी आ रही है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑडिट का जो सिलेबस है इतना बड़ा लंबा है, तो उसको साथ के साथ कैसे कंसोलिडेट किया जाए जिससे एग्जाम टाइम में दिक्कत ना आए। अच्छा, तो मुझे लगता है ऑडिट के लिए जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है वो होते हैं खुद के नोट्स। देखिए अंदर जितना भी लिखा होता है, आप कोई भी बुक उठा लो, पंकज गर्ग की हो या किसी भी राइटर की हो, कोई भी टीचर की हो, तो उनका क्या होता है वो बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए खुद के नोट्स बना लीजिए जो उनके मेन मेन चीजें हैं, जस्ट लाइक और हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं बहुत अच्छे, लाइक मटेरियलिटी और ये टेस्टिंग वगैरह, तो इन सब वर्ड्स पे फोकस ज्यादा करिए कि आप जब अपना आंसर लिखें तो इन सब वर्ड्स को इंक्लूड जरूर करें। सबको पता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ये सब, तो इन वर्ड्स को बहुत ज्यादा यूज करें, इससे मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। और रही बात सिलेबस बहुत ज्यादा है उसको कैसे करें, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने नोट्स बना लेने चाहिए। जैसे कि आप अब इस नोट्स बनाने के लिए टाइम तो मिलेगा नहीं अलग से, तो जब आप रिवाइज करते हो तो रिवाइज माइंड में करते करते आप उसको लिखते भी जाओ कि आप क्या याद कर रहे हो, तो इससे टाइम भी बचेगा और आपका काम हो जाएगा। तो जैसे कि राइट, YouTube पे बहुत सारे एबीसी एनालिसिस मिलते हैं, तो क्या एबीसी एनालिसिस के साथ हमें जाना चाहिए या? वो मैंने देखिए फर्स्ट पहले ही ज्वाइन करते ही ये बात बताई और शैलेश जी ने भी बताई कि हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है ना। तो अगर आपको लगता है कि वो स्ट्रैटेजी आपका काम कर रही है, आपका काम बन रहा है उस स्ट्रैटेजी से, तो आप बिल्कुल फॉलो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उस स्ट्रैटेजी से आपका काम बन नहीं रहा तो फिर कोई फायदा नहीं है उस बात का, है ना। एबीसी एनालिसिस ठीक है, इम्पोर्टेंट तो होता है कि आप एक चीज मैं और इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी कि एबीसी एनालिसिस में होता क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो सबसे ऊपर रखते हैं। बट अभी जो 2 अटेम्प्ट से पेपर आ रहे हैं जिस तरह, उस तरह आप किसी भी चीज को इम्पोर्टेंस का क्राइटेरिया दे नहीं सकते, क्योंकि वो किस जगह से कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे ये आप या कोई भी नहीं सोच सकता है, क्योंकि मैंने खुद मेरे एग्जैक्टली टाइम पर जैसे इस एसएसएम का बार जैसा मैंने ये एग्जाम ऑडिट आया का था, ये जैसा दिया था हुआ था। पेपर। हेलो। जैसे इस बार मैंने ये ऑडिट का पेपर दिया हुआ हाँ था, जी हाँ जी। तो जब मैं पेपर में बैठा तो मुझे लगा लॉ का पेपर एक दिन बाद है, वो पहले से गलती से तो इंस्टीट्यूट एक दिन पहले नहीं दे दिया है ऑडिट, ऑडिट में ही लॉ का पेपर। तो पता नहीं एग्जैक्टली ऑडिट एग्जैक्टली में और जब क्वेश्चन किस मैंने लेवल से ऑडिट का सेट दिया कर रहे हैं। था तो उस टाइम पर, हाँ, तो उस टाइम पर ऐसा था कि वो टैक्सेशन का पार्ट मुझे ज्यादा लग रहा था जिस बार मेरा क्लियर हुआ है।
तो इसीलिए मैं कह रही हूँ एबीसी एनालिसिस पहले था, सही था, काम करता था, पर अब नहीं करता। तो अब ऐसा है कि वो क्वेश्चन किस जगह से आएगा आपको या किसी को भी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपना पैटर्न बहुत चेंज किया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है आप कंप्लीट सिलेबस कवर करो और उसके बाद अपने खुद के नोट्स बना लो, जिससे कि पेपर से पहले भी वही काम आते हैं और आपको रिवाइज करने में भी आसानी होती है। ओके, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। हेलो 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 एवरीवन, Thank you. माय नेम इज सचिन अग्रवाल। दीपिका जी, Yeah, मेरे hi, को आपसे एक चीज पूछनी थी। जैसे ना, एक्चुअली करंटली आई एम वर्किंग विद द सेल लिमिटेड, आई एम अ टैक्स एडवाइजर ओवर देयर। सो बट मेरा क्या है, बहुत पहले मैंने Your अटेम्प्ट मेरे voice is छोड़ दिए not थे। clear. Yeah, your voice is Hello? not properly. Hello. हेलो, Your voice अब आ is रही है not आपको आवाज? clear. एक मिनट, excuse me। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, हाँ, तो मेरा इशू थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली मैंने ना पहले अटेम्प्ट देने छोड़ दिए थे। मेरा एक ग्रुप क्लियर हो गया था, तो एक रहता है। तो अभी मैं करंटली आई एम वर्किंग विद द सेल लिमिटेड, ठीक है, आई एम अ टैक्स एडवाइजर ओवर देयर। तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे फंडामेंटल सारे क्लियर हैं, बट पता नहीं एग्जाम्स में किस बात पे नंबर रह जाते हैं। तो क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि 2 महीने में मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? तो मेरे को जैसे पूरा सिलेबस गो थ्रू करना चाहिए या गो विद द एमटीपी आरटीपी क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग, क्योंकि मुझे थोड़ा मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स में प्रॉब्लम लगती है। ओके, तो आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या आपके फंडामेंटल्स क्लियर है? टैक्सेशन मेरा बहुत सही हद इस तक बात को क्लियर है। लेकर आप कॉन्फिडेंट? मेरा मैं बता रहा हूँ, मैं टैक्सेशन, गुड। टैक्सेशन तो क्योंकि मैं टैक्सेशन में डील करता हूँ, ठीक है, तो वहां पे तो मेरे हाँ, फंडामेंटल तो ठीक है। जाहिर बट सी बात है मेरा एक आपका क्लियर होगा। हम्म कॉस्टिंग और अब जैसे मेनली पहले मुझे किसमें प्रॉब्लम आती थी, इसका में प्रॉब्लम आती थी। तो बट अब वो चेंज हो गया इकोनॉमिक लॉ, ओके, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि मैं दोबारा अटेम्प्ट दूं। अच्छा, एक चीज मैं कॉमन चीज मैं सबके लिए बोलूंगा, जिसको भी लगता है ना कि मेरा ये मतलब प्रिपेयर है, लेकिन होता है ना एग्जाम में फिर भी रुक जा रहे हैं, तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। मतलब काफी टीचरों ने मुझे भी रिकमेंड किया था, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। आपको जिस पेपर पे लगता है ना, जिस पेपर की अब मेरा तैयार है बट फिर भी आप रुक रहे हैं, तो आप उसका एक मॉक टेस्ट पेपर दो। अगर 60 नंबर आ रहा है मॉक टेस्ट पेपर, तभी मानो कि आपका वो पेपर तैयार है। ये आप अगले 4 से 5 दिन में प्लानिंग करके दे सकते हो, और आपका तुरंत आपका एक्चुअल होता है ना, एक्चुअल स्ट्रेंथ और वीकनेस तुरंत मालूम चलता है। तो आप किसी भी कहीं का भी एक मॉक टेस्ट पेपर 100 नंबर का कवरेज करो, 4-5 दिन का टारगेट ले लो, आपको तुरंत आपकी कहाँ आप एग्जिस्ट करते हो आपको मालूम चल जाएगा। और जहां जैसे ही मालूम चलेगा आप तुरंत उसको एक्शन ले लो, क्योंकि देखो दिमाग में तो रहता है, सबको रहता है। मुझे भी लगता था कि यार तैयार है, बट कितना तैयार है, इस चीज को आप जस्टिफाई नहीं कर पाते थे, और फिर एग्जाम में पता लगा वही मेरा क्वेश्चन है। तो फिर आई गो विद द टेस्ट पेपर। ये जो टेस्ट सीरीज होती है ये बेनिफिशियल होती है कुछ, जो आजकल बहुत सारे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, लाइक ये ज्वाइन कर लो। मैं नहीं कहूँगा टेस्ट सीरीज के पीछे भागो, कोई भी आप एक पेपर उठाओ, हम ये भी नहीं करो। अल्टीमेट देखो, चेक कराओ, चाहे अपने दोस्तों से ही चेक कराओ। मेन पर्पज है टेस्ट पेपर लिखकर चेक कराना। अगर सिर्फ लिखते हैं वो भी एक प्लस पॉइंट है, लेकिन लिख कर किसी से भी चेक कराओ। अगर दोस्त बगल में है उसको दे दो, अगर सीए कोई बगल में जानते हैं उसको दे दो, किसी से मतलब पर्पज इशू यही है, क्योंकि अभी मेरे जो फ्रेंड सर्कल के सारे लोग हैं तो वो सीए बन चुके हैं या वो छोड़ चुके हैं। नहीं देखो, तो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ी लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, ताकि मैं थोड़ा फ्लो में आ। आप खुद से भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट भी मिल ही जाती है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। और मुझे भी ऐसे ही लगता है, जैसे शैलेश जी ने कहा है, कि अगर आपको लगता है कि टैक्स आपका बहुत अच्छा सा सब तैयार है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है मोबाइल पर या फिर लैपटॉप में ना क्वेश्चन पेपर स्क्रॉल करते करते करना, मुझे लगता है उसमें टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो आप एक दिन का समय निकाल के सारे पेपर डाउनलोड करिए, उसके प्रिंट आउट निकालिए और तब पेपर दीजिए, तभी आप टेस्ट कीजिए अपना। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट किसका? ठीक है, थैंक यू दीपिका। वेलकम। हेलो, नो प्रॉब्लम। या हेलो मैम, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस।
हाँ मैम, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि होता क्या है ना, हम जब सिलेबस कंप्लीट करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसका पीएम हो गया या कोई भी बुक, तो हम ना एमटीपी आरटीपी सोच प्लान तो करते हैं कि साथ साथ करना है, बट वो ना हाँ हम पहले सिलेबस कंप्लीट करने में इतना टाइम हमारा निकल जाता हाँ है और हम हाँ सोचते हैं कि पहले अच्छे से कर लो, क्योंकि फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे अगर अच्छे से नहीं किया तो फायदा नहीं है करने का। तो वो एमटीपी आरटीपी बहुत पेंडिंग होता जाता है, वो मतलब फिर लास्ट में आ जाता है, तो लास्ट में आते आते हम वैसे ही पैनिक हो जाते हैं। हाँ तो हाँ हाँ। उसका क्या सोल्यूशन है कि हम वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते एक्चुअली ढंग से? ये प्रॉब्लम ना एक्चुअली मेरे साथ भी हुई थी। मैंने जैसा बताया कि स्टार्टिंग में मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता था सिलेबस कंप्लीट हो गया देन ओके, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन तो इससे आने वाला है। बट होता क्या है, अगर हम इंस्टीट्यूट की स्ट्रैटेजी को देखें मार्किंग की, वो पेपर जब बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं कि कुछ क्वेश्चन पासिंग मार्क्स तक के क्वेश्चन तो वो पिछले क्वेश्चन पेपर से आरटीपी या एमटीपी से ही देते हैं। बाकी कुछ पोर्शन होता है उनका जो हमारे वो सिलेबस से हमारी बुक से लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे कभी किसी ने देखा ही नहीं होता है कि ये आया कहाँ से है, राइट। तो इसके लिए एग्जैक्टली। अब आपको कैसे सारी चीजें कंप्यूट करनी है, इसके लिए आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो आप टाइम को ध्यान में रख के करो कि ये सारी चीजें हो गई, और इम्पोर्टेंस दे लो कि क्या क्या है। जैसे कि सिलेबस पूरा कंप्लीट करना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, है ना। राइट, और इस बात अगर में आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये भी कर सकते हो कि जैसे कि आपके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए किसी एक सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स, तो आप उसी चैप्टर से रिलेटेड कितने जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन पेपर में, तो आप उस तरह से सॉल्व करती जाइए, तो आपका सिलेबस भी होता जाएगा और टेस्ट पेपर्स भी होते रहेंगे, तो दोनों क्योंकि चीजें हो मेरे साथ जाएंगी। क्या प्रॉब्लम होती है कि जो मुझे लगता है होती होगी और भी, कि मैंने जैसे एमटीपी आरटीपी मैंने सारे पहले ही प्रिंट करा के रख लिए कि मेरे को हाँ बाद में नहीं उठना पड़े, तो मैंने सारा मटेरियल तैयार करके रख लिया, लेकिन जब फिर रिवीजन मैं करती हूँ तो होता है कि यार पहले बुक से ही अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए, और वो टाइम हाँ, उसी में ऐसा निकल जाता है, मत, ये बारी ही नहीं गलती आती होती एमटीपी है, की। ये गलती होती और है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद भी ये काम किए हैं कि नहीं सिलेबस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले ये कर लूं, पेपर तो आ ही कर ही लूंगी जब कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अच्छा, एक चीज मैं तो बोलूंगा यहाँ पे कि जब आपका कवरेज नहीं होता है ना, मतलब आप सोचते हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, टाइम नहीं बचता है, तो इसका सिंपल सा एक तरीका है कि आपका जो मेन जो भी आपका मेन मटेरियल है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो चाहे किसी टीचर का मटेरियल हो, आप कोशिश कीजिए उसमें से जो बड़े बड़े चैप्टर है एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट मेरा जो स्ट्रेटेजी होता था हमेशा लॉ में स्पेशल थ्योरी में या डीटीआई में, जो कि बहुत बड़ा बात है, मैंने पूरा डीटी अपने स्टडी मेट से किया है, जो कि सबसे बड़ा बात है, मतलब सबसे ज्यादा पेजेस इसी में, राइट। तो मैं क्या करता था, जितने भी बड़े बड़े चैप्टर होते थे या एटलीस्ट पूरे सिलेबस का 60% ना समराइज कर लेता था। और समराइज का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ उसी को पढ़ना है, समराइज का मतलब ये होता है कि वो जितने हमारे 1800 अराउंड जो भी पेजेस हैं उसको मैं इस तरह से समराइज करूँ कि उसको रिकॉल करूँ। तो अगर कुछ चैप्टर्स को आप इस तरह से लिंक कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत, मतलब एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और उसके थ्रू आप पूरे मॉड्यूल को, जो भी आपका बेस मॉड्यूल है जिसको मैं बोलता हूँ, जो आप जहाँ से आप डेप्थ में स्टडी करते हैं उसको रिकॉल कर सकते हैं। तब जाके आपका समय बचेगा, तब कहीं समय जब बचेगा तब आप आरटीपी एमटीपी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेन मटेरियल को ही नहीं आप वो कर पा रहे हैं, मतलब रिवीजन कर पा रहे हैं या कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे मूव करेंगे आरटीपी एमटीपी जो भी कर लीजिए। तो मेरा एक सिंपल सी स्टडी हमेशा रहता था, जहाँ भी बहुत ज्यादा हाँ, मतलब जहाँ सिलेबस वास्ट होता था चैप्टर ना, मैं वाइज उसको भी देख कंसोलिडेट करता था। तो आप एटलीस्ट हर जहां भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, उसको कोशिश कीजिए 4 से 5 पेज में अपने लैंग्वेज में कंसोलिडेट कर लीजिए। ये काम कर लीजिए। आप उसको सोते समय, उठते समय, अपने आप से बात करते समय, जो भी आपको सुटेबल तरीका लगे, सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे कि मेरा जो तरीका था इमेजिनेशन का बारे में बोलता, मेरी सबसे तगड़ी जो रही है इमेजिनेशन का रही है। मैं क्या करता था, आज दिन भर जो पढ़ा आराम से बैठता था, 1 घंटे तक बैठे रह जाता था, सिर्फ सोचता रहता था, अच्छा मैंने ये पढ़ा था, इस सेक्शन के बाद ये आ रहा है, अच्छा ये आ रहा है, इसके बाद ये केस स्टडी, ऐसा ऐसा मतलब एक चेक करता था। और उसी समय मेरी एक्चुअली वीकनेस है वो तुरंत पता लग जाता था, क्योंकि मुझे अगर याद है तो वो रिकॉल हो जाता था, नहीं याद है ना तुरंत, अरे यार यहाँ तो मैं भूल रहा हूँ, ये सब सेक्शन भूल रहा है मुझसे, या ये वाला प्रोविजन का ये न्यूमेरिकल का ये वाला पॉइंट मुझे अभी भी भूल रहा है। तो मैं क्या करता, आंख बंद किए हुए सामने से कॉपी खोलकर रखता था, आंख बंद किए हुए तुरंत ऐसे लिख लेता था, मतलब किसी भी राइटिंग में। फिर मैं आगे बढ़ जाता, मैं आंख नहीं खोलता था, मैं लगातार 1 घंटा 1.5 घंटे 2-2 घंटे तक आंख बंद करके पूरा का पूरा, मुझे अच्छी तरह से याद है, लॉ को मैं 60 से 70% एक दिन में रिकॉर्ड किया, मतलब 5-4-4 5-5 घंटे बीच में मतलब छोटा मोटा ब्रेक लेके।
तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है। 3 तरीके मैं बार बार बोलता हूँ, 3 तरीके होता है रिवीजन करने का। ऑडियो, या तो आप अपना ऑडियो बनाइए, या किसी का ऑडियो आपको बेटर लगता है वो रेफर कीजिए। दूसरा होता है वीडियो, आप टेस्ट कीजिए कि अगर वीडियो देखकर आप ज्यादा ग्रैब करते हैं तो वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। तीसरा होता है इमेजिनेशन, तो आपको ही टेस्ट करना है। मैं बोलता हूँ किसी को पीछे भागो मत, कोई बोल दिया नहीं ऑडियो ऑडियो सुनना चाहिए, सनी जैसे बोलते हैं ऑडियो सुनो भैया, तो सब लोग ऑडियो कान में लगाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप तभी भी मार खा जाएंगे। आपको चेक करना है कि आप किसमें, देखो किसी, ये 3 तरीके पूरी दुनिया में विख्यात है, तीनों में से किसी न किसी एक में आप स्ट्रांग होंगे, तो आप टेस्ट करो। नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत आप सोचोगे तो हो जाओगे। तो मैंने देखा मेरा इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग चल रहा था। मैंने ऑडियो भी ट्राई किया, वीडियो भी ट्राई किया। वीडियो तो मैं सख्त नफरत करता हूँ, भी मैं वीडियो देखना किसी का नहीं पसंद करता। उससे अच्छा लगता है कि मैं पढ़ लूंगा, वो ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो डिपेंड अपन आपका, आप चेक करो आपको ऑडियो सुटेबल है, वीडियो सुटेबल है, या इमेजिनेशन सुटेबल है। जो भी सुटेबल है उसके थ्रू रिवीजन करो। लेकिन रिवीजन कैसे, ये रिवीजन के 3 तरीके होते हैं जो पूरी दुनिया में चलते हैं, लेकिन इसमें से गलती हम यही करते हैं कि तरीका आपके लिए कौन है, यही सिलेक्शन आपको करना है। मैं यहाँ साइलेंट रहूंगा, तो ये आपको टेस्ट करना है आफ्टर सेशन। मैं एक चीज और इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ये ना मेरे साथ भी बहुत पहले एक प्रॉब्लम होता था कि हम ना मटेरियल इतना इकट्ठा कर लेते हैं, इतना सारा इकट्ठा कर लेते हैं कि लास्ट तक आते आते वो कंप्लीट नहीं हो पाता। लाइक किसी ने इससे बात करी, स्टडी मटेरियल ले लो भाई, ले लिया, क्वेश्चन बैंक ले लो, ले लिया, ये ले लो, ये ले लो, फिर बीच में टीचर चेंज करने लग जाते लोग। तो भैया जी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी है, कोई टीचर आज की डेट में मार्केट में ऐसा नहीं है कि जो गलत पढ़ाता हो, ठीक है, कोई मटेरियल ऐसा नहीं है जो कवरेज ना देता हो। सारे लोग एमटीपी आरटीपी सब चीज मोस्टली चीजें कवरेज देते हैं। तो अगर आपको लगता है ना कि लास्ट तक चीजें कवर नहीं हो पाती, तो अपना मटेरियल जितना होना लिमिटेड रखो, ताकि आप लास्ट तक कवर कर सको। क्योंकि मैंने भी देखा, मेरे दोस्तों के साथ भी पहले यही होता था, मैंने भी यही इशू करे, इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाता है ना, लास्ट में ये नहीं समझ आता कि रिवीजन किससे करें लास्ट। ये तो सबसे नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जैसे आरटीपी एमटीपी होते हैं ना, वो मैंने लास्ट 5 अटेम्प्ट के निकलवा लिए कि भाई बाद में जरूरत पड़ेगी, उसको पहले से ही निकलवा के रख लो। हालांकि मोस्टली टीचर जो है वो कवर कर देते हैं एमटीपी आरटीपी भी, बल्कि बट स्टिल मैंने सेपरेटली भी ले रखे। सबसे बेटर है इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, एमटीपी आरटीपी मॉक टेस्ट, ठीक है, और स्टडी मैट अगर कर सकते तो वेल एंड गुड है। तो बट वही है, लिमिटेड मटेरियल रखो, तो ताकि तुम्हें लास्ट में थोड़ा बेनिफिट हो। क्योंकि लास्ट में ना यही हॉट पॉट हो जाती है कि रिवाइज किससे करें, फिर हम अलग अलग टीचरों की बुक रेफर करना चालू कर देते हैं, तो वो फ्लो टूट जाता है। और वो सबसे बड़ी बात होती है विजुअलाइजेशन, जो ये कह रहे हैं ना, जब हम एक बुक को 2-2, 3-3, 4-4, 5 बार पढ़ते हैं ना, हमें पेज नंबर तक याद हो जाते हैं कि किस पेज पे क्या आंसर लिखा हो। सचिन की बातें मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। मेरे पास मैंने कहा था एक ही मटेरियल को रेफर किया, लेकिन इतनी बार रिपीट कर दिया कि मुझे एक सेकंड एग्जाम के मतलब कुछ दिन पहले ना एकदम आंखों के सामने दिखते थे। ये प्लस पॉइंट है। मैं वीजे की बुक यूज करता था, वीजे की बुक में मेरे को एक पेज नंबर याद था कि इस पेज नंबर पे ये आंसर लिखा होगा, इस पेज नंबर पे ये केस स्टडी। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मेरा इसमें एक क्वेश्चन और था मेरा प्रैक्टिकल से रिलेटेड, कि जब मैं मतलब कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या होता है ना, जैसे एसएफएम है, एफआर है, अब इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं सोचती हूँ फिर उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं हम मोस्टली, या फिर ऐसे माइंड में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो लिखने मेरे को लगता है यार कि बिल्कुल सॉल्व कैसे करेंगे। एक कॉमन फ्रेंड था, मैं उसके बारे में बताती हूँ। उसका क्या था, उसकी कॉस्ट बहुत अच्छी थी, ओल्ड सिलेबस था तब, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा अच्छी थी। और मोस्टली क्वेश्चन वो क्या करता था, कैलकुलेटर पर ही सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। बट जब उसका एग्जाम हुआ तो वो हर बार कॉस्ट के ही एग्जाम पे रुका। वो इसलिए क्योंकि उसकी प्रैक्टिस छूट गई थी। उसे लगता था कि उसे आता है, तुरंत कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, आ गया, वो भी सेटिस्फाई हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ गया। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ऐसा बिल्कुल ट्राई मत करो। क्योंकि जब पेपर आपके सामने होगा, आपको लिखना होगा ना, आप ब्लैंक हो जाओगे। ये बिल्कुल ट्राई मत करो। हाँ, अगर सेम क्वेश्चन है, जैसे कई सारे क्वेश्चंस लाइन वाइज सेम हो जाते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि आप कर लोगे, देन ठीक है, आप एक क्वेश्चन उठाओ, हो गया, सेटिस्फाई हो गए, आगे बढ़ जाओ। पर कैलकुलेटर पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। हमारे साथ मतलब जैसे क्वेश्चन देखा, अगर वो सॉल्व नहीं होता तो फिर पहले मैंने उसका सॉल्यूशन देखा कि इन्होंने कैसे सॉल्व कर रखा है, तो वो चीज मैंने प्रोसेस तो कर ली कि उन्होंने सॉल्व कैसे किया है, बट उसको फिर खुद से सॉल्व नहीं किया।
तो इम्पोर्टेंट यही हमारे होता है खुद से करना। देख कर अगर सारी चीजें आ जाती तो शायद सब पास हो गए होते, है ना। ऐसा बिल्कुल राइट मत करो, ये गलत प्रैक्टिस है, इसके लिए मैं कभी एडवाइस हमारे नहीं साथ करूंगी। 1 सेकेंड सीए रचना सैनी जुड़ चुकी हैं जो आप ही लोग के बीच में स्टडी की हैं और इस बार वो सीए बन चुकी हैं। हाय रचना। Yes. Hello, sir, Shailesh, and everyone. हाय। तो रचना जैसे कि अभी प्रिया का क्वेश्चन में तुमने सुना होगा, तो आप इस पर क्या गाइड करना चाहेंगे उनको? हाँ, मैं एग्री हूँ उनसे। दीपिका नहीं मैडम का। हाँ, मैं एग्री हूँ उनसे क्योंकि मेरा लास्ट टाइम इसी वजह से क्लियर नहीं हुआ था। इस टाइम मैंने अपनी जैसे वीकनेस को देखा कि मेरी क्या कमी रहती है, तो मैं एग्जाम में मैं लिख नहीं पाती थी। तो अब की बार मैंने फुल टेस्ट दिए हैं। हर क्वेश्चन मतलब एक बार तो सब क्वेश्चन निकाल के देखे हैं, पर जब सेकंड या थर्ड रिवीजन थी तो मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो 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 भी दोबारा प्रैक्टिस किया है। तो प्रैक्टिस से रिटर्न प्रैक्टिस से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में तो पता आप होता है कि क्या लिखना है, तो क्या फॉर्मेट होगा, कैसे आंसर करना है, क्या स्टेप्स होंगे। तो हेल्पफुल रहता है अगर आपने रिटर्न प्रैक्टिस की हो। तो रिटर्न प्रैक्टिस कैसे करती थी? मॉक टेस्ट पर भी किया या सेल्फ किया? मैंने सब किया था, जहाँ से भी जो भी मेरे को लग रहा, मेरा मोटिव था कि मुझे अब की बार सीए बनना है, चाहे मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़े कोई टेस्ट सीरीज पे, या मुझे लाइब्रेरी की मॉक टेस्ट देने पड़े। मैंने सब करके देखा है, चाहे मैं आधा अधूरा करती थी, कभी नहीं भी हो पाता था कंप्लीट, Exactly. पर मैं करती थी। ये सबसे बड़ी बात। मैंने भी जब मैं भी कहीं मॉक टेस्ट पेपर देता था ना, भले आधा अधूरा ही करो, लेकिन करना देखो मैटर करता है। अगर करते हो तो इट मींस कि आप प्रिपेयर होकर आते हो। जब आप करते ही नहीं हो तो प्रिपेयर वाली बात ही खत्म हो जाती है। तो आप पहले बात तो कोई ना कोई एक टेस्ट से जुड़ जाओ, अभी टाइम है, जुड़ जाओ। मैं तो ऐसे सोचता था कि यार मतलब मैं टेस्ट को बेस बना लेता था, टेस्ट के बहाने में रिवीजन करता था। मतलब चलो भाई टेस्ट देना है ना, तो अब 2 दिन बाद तो टेस्ट देना ही है, तो भाई चलो कम से कम 2 दिन में 3 दिन में टारगेट होता था कि इतने तो मुझे रिवीजन करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। तो टेस्ट के बहाने मेरा रिवीजन हो जाता था। अब मार्क्स जो भी मार्क्स है उसका टेंशन मतलब है। बहुत लोग सोचते हैं कि टेस्ट में दिया और मार्क्स नेगेटिव आ गया, मतलब कम आ गया, तो अब वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। यार वो यहाँ फेल हो जाओ मंजूर है, लेकिन एग्जाम में तो मत फेल हो ना। यहाँ चलेगा लेकिन एग्जाम में नहीं चलेगा। तो यहाँ जितने बार गिरने अपने आप ये गिरोगे तभी एग्जाम में एक बार में निकल जाओगे। तो ये सब तरीके होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आप वीडियोस ऑन कर दो, मैक्सिमम लोग बेटर होगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? पूछो आज जितने पूछना है। इंतजार करना पड़ रहा है क्वेश्चन के लिए इतने लोगों को, क्वेश्चन ही नहीं है अब। No one has any problem. वैसे मैं एक बात बोलना चाहूंगी, सबको पता है कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। मतलब सीए वो बन गया है जिसने आईसीआई की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है, 40 से अबोव 200 से अबोव है, और सबको पता है कैसे क्या करना है। तो हम ज्ञान देने वाले हैं नहीं इतने, बट वही है। राइट, स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आपको चेक करना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, और हम लोग बस तरीके बता सकते हैं कि हमने ये तरीका अप्लाई किया तो हम लोग निकल गए। तो आपको चेक करो कि उसमें से आपके लिए सूटेबल क्या है, आपको तब देखिए। ये नहीं कि किसी को फॉलो ही नहीं करना है, आपको कि सबका कंडीशन, सबका इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो ब्लाइंडली किसी को मत फॉलो करो। मैंने बताया 3 तरीके होते हैं, 3 में टेस्ट करो रिवीजन के लिए आपके सूटेबल क्या है, क्या आपने समराइज किया। आप डेप्थ में स्टडी, फर्स्ट स्टेप सब जानते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? चलो भाई डेप्थ स्टडी कर लिया, तो जब रिवीजन कर रहे हो तो क्या उसकी समरी कुछ हद तक बनाया? नहीं बनाया तो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट कहने खड़ा हो जाता है। अगर नहीं बनाया तो क्या कोई ऐसा समरी अवेलेबल है जिसके बेसिस पे आप उसको रिकॉल कर सकते हो? अगर ये भी नहीं है तो समझ लीजिएगा तब तो आपका भगवान ही भरोसा है, मैं तो ये जानता हूँ। तो कुछ ना कुछ इस टाइप की स्ट्रेटजी आपको लेकर चलना होगा, जो कि कॉमन स्ट्रेटजी है। क्वेश्चन नेक्स्ट, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो हर जगह ही बहुत कितने जरूरी घंटे है, पढ़ाई करना चाहे चाहिए? एग्जाम हो। बोलो। या हेलो, हाँ कंटिन्यू। हेलो, मेरे साथ होता ही है एक्चुअली कि जैसे मैंने आज कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ लिया या रिवीजन कर ली, आज मुझे लगता है मुझे मेरी बहुत अच्छी ग्रिप है, मतलब थोड़े टाइम तक लगता है, लेकिन जैसे ही मैं उसका टेस्ट पेपर देने जाती हूँ मुझे अंदर से पता नहीं ऐसा क्यों डर लगता है कि मुझसे नहीं होगा, कि मैं भूल गई हूँ सब कुछ, कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम तो कॉन्फिडेंस की है। टेस्ट दिया कि नहीं दिया? मतलब टेस्ट देने से पहले ही? टेस्ट देने से पहले मतलब मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैंने मतलब कल ही रिवाइज किया, लेकिन अगर मुझे आज कोई टेस्ट देना है तो मुझे ऐसा लगेगा कि मतलब मुझे कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, मैं मतलब
एकदम जीरो फील होता है, तो अभी मैंने टेस्ट पेपर देखा भी ना हो। ये मैं बोलना चाहूंगी इस पे, ये नॉर्मल सिम्टम्स है। मतलब आप अभी आने वाले अटेम्प्ट में मतलब सीए बनने वाले हो या पास होने वाले हो, ये वाले सिम्टम्स है। क्योंकि ये मेरे साथ भी होता था, तो सबको ही लगता है कि हम याद नहीं रहता ये। तो ये अच्छे अच्छे इसको अच्छे पॉजिटिव वे में लो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्चुअली याद नहीं है। मतलब मैंने काफी बीच में फाइनल, पहले मैं ओल्ड सिलेबस में थी, उसके बाद मैंने 4-5 साल का गैप ले लिया, अटेम्प्ट ही नहीं दे पाई। जैसे मैरिज हो गई तो बाद में बहुत इश्यूज हो गए, उसके बाद में मैंने दोबारा लास्ट ईयर से क्लासेस वगैरह लेके दोबारा ज्वाइन किया है। तो अब मतलब एक अटेम्प्ट तो मेरा नहीं निकला, लास्ट मैंने दिया था जनवरी। अब मैं दोबारा दे दूं, पर अंदर से ना मतलब टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी है, बट बहुत ज्यादा अंदर से ना इतना घबराहट है, ये सब कुछ है कि मतलब पूरा पढ़ने के प्रॉब्लम ना बाद भी एक्चुअली रिवाइज कर लो। ये प्रॉब्लम ना आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की है। आप माइंड में थोड़ा बैठा के रखो कि आप कर सकते हो। सब कुछ एक्चुअली पढ़ने के ये ना, बाद अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हम्म तो सारी चीजें ये भूल ही जाओगे। ये फेयर होता है जब आप पढ़ाई का टच छोड़ देते हो ना। मेरे साथ भी ये इशू है। मैंने भी 2-3 साल के बाद मैं भी ओल्ड में था, न्यू में आया हूँ। तो हमें भी ऐसे लगता है कि यार कि नहीं हो पाएगा, नहीं आता, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट वही फेयर है, अपने सबके को थोड़ा साथ होता है ये। कॉन्फिडेंस अगर रखो। आप ड्रॉप नहीं कर रहे हो, बीच में गैप हाँ। नहीं है, बट आप लगातार फेल हो रहे हो, उसके बाद भी ये फियर आता है। तो आप ऐसा थोड़ा एग्जॉस्ट सा इतना हो स्ट्रांग जाते हो। रहो, हम्म। माइंड को ऐसे बिठा समझा के रखो कि नहीं कर सकते हो और होगा, है ना। कभी ये लाइब्रेरी आओ, ऐसे लोगों के बीच में रहो जो वो लोग पढ़ रहे हैं, उनको देख के थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर राइट। ओके। इन्वायरमेंट में रहो, सबसे बड़ी बात इन्वायरमेंट में बने रहो और अपने आप को सकते। हमेशा एनवायरमेंट में हाँ, अकेले पढ़ोगे नहीं हो पाएगा। फ्लो में रहोगे ना, 4 लोगों को पढ़ते देखोगे। मेरे साथ भी ये होता था कि मैं बार बार स्टडी अपनी इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे आधे दोस्त ये बन गए थे और आधे लोग छोड़ चुके हैं, तो वो यही इन्वायरमेंट ही मेरे नहीं मिलता साथ है, था। मेरे सबसे सारे नॉर्मली सीए ही बन चुके हैं। हाँ, तो वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता। अभी लाइब्रेरी है या कुछ भी है, ऐसे दोस्त बनाओ या ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको देख के मोटिवेशन मिले। थोड़ा फ्लो में रहोगे ना, हम्म। सही रहे। 4 पढ़ने वाले लोगों के बीच में रहोगे तो अपने आप थोड़े बहुत दिनों में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो पूछो, आज जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछो, क्योंकि इसके बाद तो फिर 60 दिन के लिए लगना है। बीच में हो सकता है एक बार हम लोग फिर से आएंगे, चेक कर देंगे जो कितना आपकी परफॉर्मेंस कहाँ तक पहुंची। शैलेश, मेरा एक क्वेश्चन था। नेहा बोल। बोलिए। मेरा क्या होता है कि मैं स्टार्ट तो करती हूँ पर वो कंटिन्यूटी कहीं तो ब्रेक होती है। वो तो मैं ही खुद ही ढूंढूंगी उस चीज को, वो अलग चीज है। पर लेकिन एक सम अप नहीं होता है कोई भी सब्जेक्ट। जैसे मतलब वो जाते जाते ना रुक जाता है, और रुकता ऐसा है कि फिर मैं वो सोचती हूँ कि चलो ये थोड़ा इतना रह गया दूसरे को ले लेती हूँ। ऐसे मतलब मीन्स एक हैपोसैड सा सीन क्रिएट हो जाता है ऑलवेज, जो मेरे। और ये सबसे ज्यादा होता है यही लास्ट के 2 महीने में। जब ये 2 महीने बचे हुए ना, यही आके सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है मेरा। तो मतलब आप चलते चलते जाते हैं, बट होता है कि मतलब कुछ चीजें छोड़ देते हैं और अगेन आप वो छोड़ कवर नहीं देते हो हैं पाता। मतलब लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा है, कैसे मैनेज होगा वो एक कैसे सा हो जाता है। तो इसके लिए एक तरीका ये है, हाँ गाइड करो। हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू। कोई बोल रहा था? मेरे अकॉर्डिंग है ना, आपको ना डेज एलोकेट करने लेने चाहिए सब्जेक्ट वाइज। तो आपको लगेगा कि मान लो आपको करनी है ऑडिट 4 दिन में करनी है, 5 दिन में करनी है, तो आपको लगेगा कि मुझे 5 दिन में करनी ही है ऑडिट। तो वो टारगेट करने का थोड़ा मोटिवेशन रहेगा। अगर आपने 60 डेज को प्रॉपरली एलोकेट कर रखा होगा तो आप एक भी दिन मतलब मिस नहीं करोगे वो अपना टारगेट। तो मेरा तो यही रहता था कि मैं डेज एलोकेट करती थी, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत रह जाता तो बीच में थोड़ा मैनेज करके ऐसे कंप्लीट कर लेती थी। पर पहले प्लानिंग करके नंबर ऑफ डेज एलोकेशन कर।
मैं ना कभी टेस्ट नहीं दी हूँ, तो मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है मेरे लिए कि मतलब मेरा कैसे हो गया, रुक रुक के हमेशा रहा। मतलब जैसे अब पिछले बार ही मैंने पढ़ाई कर रही थी तो अचानक से मेरे सन का तबीयत खराब हो गया तो मैं छोड़ दी, और प्लस टेस्ट नहीं देती हूँ, तो जो भी पढ़ा हुआ होता है ना मुझे लगता है उसका कॉन्फिडेंस ही पूरा गायब हो जाता है कि टेस्ट अगर आप शायद। दोगे ना तो कॉन्फिडेंस टेस्ट देने से भी बनता है। अगर 10 क्वेश्चन है उनमें से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 नहीं आ रहे हैं, तो समझ आ जाता है ये भी कि अब करना क्या है, और ये भी समझ आ जाता है कि हाँ जो पढ़ा है मैंने वो कितना सही है। तो टेस्ट तो इम्पोर्टेंट होते ही है। इसमें एक इशू मुझे ये आ रही है, जैसे टेस्ट अब मेरा मतलब प्रिपरेशन तो ऐसा नहीं कि एज अ फुल पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर टेस्ट मतलब कैसे चैप्टर वाइज देना सही रहेगा? जैसे मैंने कुछ चैप्टर्स लिए और उसके बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल है आज तो, मतलब टेलीग्राम चैनल्स पे भी है, सब जगह पे बहुत कुछ मिल जाता है, तो वो चैप्टर वाइज सिलेक्ट कर करके ले लूं, और मतलब मिस कैसे रोज वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट देना चाहिए ऐसा? ये 2 तरीके हैं। जैसे कि पहला तरीका तो ये होता है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू करो, ठीक है। बट अभी आप जैसा कह रहे हो कि फुल सिलेबस हो नहीं पाया है, ठीक है, तो इसके लिए आप चैप्टर वाइज टेस्ट रखो कि अगर आप चैप्टर वाइज करते हो तो वो ज्यादा सही रहेगा कि जितने चैप्टर हो जाते हैं, जितने चैप्टर का आप टेस्ट दे लेते हो, एटलीस्ट उनमें तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा ना, इसलिए। और अगर आपको लगता है फुल सिलेबस आप कर सकते हो तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बेस्ट है। नहीं बिल्कुल, मतलब जैसे ultimate चैप्टर वाइज लेने के बाद अगर मान लो एटलीस्ट उस प्रेशर में रिवाइज भी अच्छे से हो जाए, उसके बाद एक फुल टेस्ट दे दे एट हाँ द उसके एंड बाद एक मतलब। ये यही है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, अगर आप ये कर सकते हो तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, इससे ज्यादा तो बेस्ट हो ही नहीं सकता, है ना। और क्वेश्चन पेपर आप लोग कौन से क्वेश्चन पेपर लगाते हो, मुझे एक बार बताएगा कोई? मैं तो कोई अभी तक उतना कुछ खास टेस्ट दी नहीं हूँ तो। जिसने क्वेश्चन कर रहा है वो बताए। हाँ कोई बताएगा क्वेश्चन अब पेपर वो कौन से रेफर करते हैं? मैंने अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है अपना मेंटर की। एक्चुअली मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन किया क्योंकि मेरा तो कोर्स हो ही नहीं पाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मुझे कोई फोर्स करे कि हाँ मुझे आज ये करना है, मुझे करना है तभी होगा। अच्छा अच्छा, तो मैंने तो मुझे हाँ लगता है मैंने कि ठीक है, ओवरऑल मैं बता रही हूँ कि आप किसी टीचर को स्पेसिफिक कुछ भी हो, किसी और को रेफर करने से बेटर है आप इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चन पेपर उठा लो और वही ही रेफर करो बस। जैसे कि ओके। एक क्या नाम है उनका, लॉ के टीचर है, क्या नाम था उनका, दर्शन खरे। हाँ, उनकी अगर आप क्वेश्चन पेपर देखो, क्वेश्चन बैंक देते हैं एक तो उसमें क्वेश्चन पेपर बहुत होते हैं और बहुत सारे होते हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, डिफाइन दिस टर्म, डिफाइन दिस टर्म। अब उनको पढ़ने का क्या मतलब है, क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। उससे बेटर है कि इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चन पेपर निकालो और वही सारे लगाओ। यार अपना कॉमन सेंस लगाओ। इंस्टीट्यूट का एग्जाम देने जा रहे हो कि किसी टीचर का देने जा रहे हो, टीचर से कंसेप्ट जरूर सीखो। मैं टीचर इसमें अच्छे कोई नहीं होते करता। हैं, इसमें हाँ, कोई डाउट नहीं है। वो सोचते हैं कि क्वेश्चन बैंक में ही पूरा होल सिलेबस वो करा दे, बट इम्पोर्टेंट यही होता है कि अगर समय कम है तो आप इंस्टीट्यूट को ही रेफर करो, वही बॉस है सबका। सिंपल सी बात है, पूरा सिलेबस कवर कर लो कहीं से, उसको समराइज कर लो टू दी एक्सटेंड एटलीस्ट 60%, और एक चीज काम होती थी, करो 3 अटेम्प्ट का पेपर लिख पास लो, मतलब कॉम्पिटिटिव चाहे कुछ भी। पांच 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 अटेम्प्ट। पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन करने का बेनिफिट होता है। क्या? जो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन होते हैं हाँ हाँ तो वो बेनिफिशियल है करना उस वजह से। हाँ बिल्कुल। मेरे पास अब वो क्वेश्चन पेपर्स की शीट्स नहीं है, नहीं तो मैं दिखाती आपको। बहुत छोटी सी थी, मैंने सारे अटेम्प्ट्स के, इवन ओल्ड सिलेबस के भी और न्यू सिलेबस के भी निकाले थे, जबकि मेरा न्यू सिलेबस था, जिससे मैं कहीं से कुछ भी मिस ना कर पाऊँ। क्योंकि इस बार इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि इस बार अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं, बस ऐसा था। इसलिए अपनी तरफ से कोई कमी मत बट रखो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर सोचोगे लास्ट अटेम्प्ट में ये कर लिया होता। तो इसलिए सब कुछ कर लो, सबसे बेस्ट है। इसमें मेरा एक पॉइंट है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पास पेपर हम इसलिए भी नहीं करते क्योंकि क्या होता है ना कि पास पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पीएम में और वो स्कैनर वगैरह में सब कवर कर लेते हैं टीचर। तो हम हाँ सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो वहां से कुछ अलग क्वेश्चन तो मिल क्या जाएगा। हो गया,
देखो दोनों में फर्क होता है। एक टीचर की जो प्रैक्टिस टीचर इंस्टीट्यूट का जो प्रैक्टिस मैनुअल है और जो टीचर की बुक्स होते हैं उनमें और प्रॉपर क्वेश्चन पेपर में फर्क होता है। फर्क कैसे होता है? उन्होंने क्वेश्चन भी कर दिया, अपनी बुक में लिखा है, उसका आंसर भी लिखा हुआ है, बट जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो ना, आपकी हार्ट बीट तभी फास्ट हो जाएगी, जो कि पीएम करते हुए और उनके क्वेश्चन बैंक करते हुए नहीं होती है। तो जो टेंशन होगी, कॉन्फिडेंस लूज होगा, वो सब सिर्फ क्वेश्चन पेपर से ही होगा। या क्वेश्चन पेपर जब करेंगे तभी कॉन्फिडेंस, यही कारण कि बिल्डअप भी होता है और टूटता भी है, दोनों हो सकता है। तो कोशिश करो बिल्डअप करने के लिए। या हाँ राकेश बोलो। एक बात मैं बोलना चाहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे बोल रहे थे कि सिलेबस नहीं होता, बीच में कोई सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, तो मेरा क्या रहता था, मेरा ऐसे ही मे अटेम्प्ट में गर्मी भी कितनी होती है और थोड़ा पोस्टपोन हो रहा था, तो थोड़ा ऐसे भी हो रहा था क्या, बार बार चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ली थी, तो मैं मेरा मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ली और मैंने उनको बोला कि आप मेरे को रोज बोलना कि तेरे को आज इस चैप्टर का टेस्ट देना है। तो इससे मेरा सिलेबस कवर हो जाता था और एक सब्जेक्ट मान लो कि मैंने 5 डेज एलोकेट किए एक सब्जेक्ट के लिए, तो मेरा इससे कंप्लीट हो जाता था। तो ये भी अच्छा मतलब टेस्ट सीरीज का ये बेनिफिट रहा। फिर बाद में मैं लाइब्रेरी के MTP वगैरह देने लगी थी। तो सिलेबस कवरेज के लिए आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो चैप्टर वाइज। इससे क्या होता था, कोई पोर्शन ऐसा है जो मतलब ऐसे लास्ट में लगता है कि छोड़ दें यार, बोर हो रहे हैं, तो वो वाला भी वहां से कवर हो जाता था। तो ये मुझे मतलब बेनिफिट हुआ उस टेस्ट सीरीज का, जो मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। रचना, ये 60 डेज में पॉसिबल है क्या? हम मतलब मैं कर सकती हूँ क्या ये चैप्टर वाइज वाला टेस्ट सीरीज अगर मैं स्टार्ट करूँ तो? ये भी हाँ पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। बस मतलब ICI को कुछ भी मौका नहीं देना कि वो फेल करे, सब कुछ कर दो, जो करना मन में आ रहा है ना कर दो, थैंक यू। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? यार क्वेश्चन पूछते रहो और मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गए। सानू आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के पास। ओके। हेलो हेलो। हाँ यस हाँ सर। सर जुलाई अटेम्प्ट में मेरे 191 मार्क्स आए, तो एक्स्ट्रा क्या केयर करने चाहिए कि वो गैप कवर हो जाए? क्योंकि 191 से ये तो पता चलता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो है, तो एक्स्ट्रा क्या केयर? एक्स्ट्रा आप क्या आपने मॉक टेस्ट पेपर दे दिया था पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट जो भी है? ओके हाँ जी सर, ICI का मॉक टेस्ट पेपर दिया था। आप एक काम कर, बहुत अच्छी बात है कि 191 जो भी 190 प्लस जा रहा ना, इट मींस कि आपकी पकड़ तो है, 7 क्लास की लगभग पकड़ है, क्योंकि वो आप थोड़ी सी कहीं लैकिंग कर सकती है प्रेजेंटेशन में, हो सकता है प्रेजेंटेशन में लैकिंग हो। तो प्रेजेंटेशन में अगर आपको लग रहा है कि जैसे कि लॉ जो मार्किंग होता है, जो मैंने देखा है, मेरा भी अगर एग्जामिनेशन आया था उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रेजेंटेशन ही कराया है। तो आपको उसमें हर सब्जेक्ट में जो थ्योरी हो, स्पेशली जो कोई भी लॉ हो, चाहे DT हो, IDT हो या अपना लॉ है, अलाइड लॉ है, तो लॉ में ना आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उस तरह से आंसर करते हैं तो आपको 10% तक मैक्सिमम मतलब इनहांस हो जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। तो आप पहली बात तो सबके लिए मैं कहूंगा, प्रेजेंटेशन जहां भी लॉ आ जाए ना, लॉ में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहला, जैसे कि एग्जांपल में आप अभी पिछली बार मैंने बताया था कि जो भी लॉ है आपका बेयर एक्ट में चैप्टर होता है, तो पहले लाइन में लिखो कि एज पर दिस चैप्टर, जैसे कि हमारा कोई भी चैप्टर उठा लो, डायरेक्टर है, डायरेक्टर में पहला अपना है, ठीक है, अपॉइंटमेंट वाला डायरेक्टर है, तो वो कोई बताएगा कौन से चैप्टर से रहा है आज पर कंपनी एक्ट में, उसको किस चैप्टर में डिफाइन किया गया है? चैटिंग में बताओ जल्दी से, थोड़ा मैं देखूं तो कितने लोगों को 11 चैप्टर 11 12 या 11 12/11 राइट, सस्पेंस है बहुत लोग, ठीक है, तो चलेगा, ठीक है, लेकिन ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो आपको आल्दो 11 ही है, राइट, तो 11, 12, 13 ये 3 ऐसे चैप्टर आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए। और पहले लाइन आए ना, आप कोई भी इतना तो मालूम चल जाता है कि किस सेक्शन से बिलोंग करता है, मतलब सेक्शन में सेक्शन रेंज। तो मैं हमेशा ये सानिध्य सर ने मुझे तरीका दिया था जब मैं इनसे क्लास लिया था, तो उन्होंने बताया था कि प्रेजेंटेशन के थ्रू कैसे 10% मार्क्स बढ़ा लिया जाए। तो उन्होंने बताया कि लॉ में तो बहुत कम ही लोग फोकस करते हैं। लॉ का पहला सेंटेंस लिखो, एज पर बेयर एक्ट, जो भी कंपनी एक्ट ये
चैप्टर डीलिंग विथ, ऐसा लिखो जो चैप्टर का नाम है, जैसे चैप्टर 11 कवरिंग सेक्शन, रेंज लिखो, वो भी सेक्शन में याद करके रखता था कि रेंज कहाँ से 149 टू 170, बताओ कौन बताएगा? 172 ये रेंज लिखो। अब देखो ये रेंज लिखते हैं आप भीड़ से कहीं ना कहीं अलग होते हैं, और ये भी मालूम है कि सपोज 149 का अगर सेक्शन है तो उसमें लिख दो कि ये जो क्वेश्चन है 149 का है, और तब जाके सेकेंड लाइन में 149 को एक्सप्लेन करो, फिर थर्ड लाइन में उसको लिंक करो, फोर्थ लाइन में कंक्लूजन दो, या फिफ्थ लाइन में जैसा भी हो। तो हमारा जो स्टेप चलता था ना ऐसे चलता था। मैंने पूरा मतलब 60% चीजें ना ऐसे प्रेजेंट किया था। मतलब जो भी क्वेश्चन इतना तुम्हें मालूम चलता था, अच्छा इस रेंज में फॉल करेगा, क्वेश्चन सेक्शन नहीं भी आता ना, एटलीस्ट रेंज याद होता था मुझे। तो मैं चैप्टर नंबर कुछ का नहीं, पूरे लॉ में मैंने ये चीज मैंने डीटी में भी अप्लाई किया हूँ, और अपना ये लॉ में भी अप्लाई किया। आईडीटी में उतना नहीं अप्लाई कर पाया था क्योंकि मैं थोड़ा सा वो था, लेकिन डीटी और मैंने 10 चीजें कि दोनों जगह मुझे एग्जाम्शन मिला। तो प्रेजेंटेशन मतलब मैंने कहा पढ़ सब रहे यार, आप कहाँ बेटर कर सकते हो ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं तो प्रेजेंटेशन हो सकता है, ये हो सकता है कि आपका एक ड्रॉबैक हो सकता है, तो आप इसको वर्क करो। दूसरा मैंने बता दिया कि 3 तरीके हैं, 3 तरीके में से रिकॉल के लिए आपकी कौन सी सूटेबल है, इसमें से खुद को टेस्ट करो, किसी के पीछे मत भागो। सनी सर के अगर ऑडियो दे रहे हैं और किसी को शूट कर रहा है ऑडियो, तो डेफिनेटली मतलब जाओ आंख बंद करके जाओ। किसी को खुद का इमेजिनेशन शूट कर रहा है तो इमेज पूरा बुक आंख मतलब दिन में पढ़ो, आंख बंद करो, रिवीजन स्टार्ट। जहां गलती लगे आपको, जहां लगे कि अरे ये छूट रहा है, तुरंत आंख बंद किए हुए लिख लो, और जब आंख खोल के देखो अरे ये मैंने गलत किया है, और फिर इसको अपनाओ। वही इट मींस कि आपको सिर्फ उतने पोर्शन पे वर्क करना है। इस तरह आप अपने आप को अपनी शक्ति और अपनी वीकनेस दोनों को आइडेंटिफाई करते जाओ, और जो वीकनेस है उसको रिजॉल्व करते जाओ। तो इस तरह प्रॉपर तरीके से करोगे तो मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी हो जाएगा, तो सबका लगभग क्लियर हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपको एट द एंड करना ही पड़ता है। जो तरीके हैं मैंने देखा है, मतलब जो आपको सूटेबल हो सकता है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो राइट नाउ कि मेरे लिए कौन सा सूटेबल काम कर, मतलब कौन से तरीका काम कर पा रहा हो, लेकिन जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, आपका निकलना तय हो जाता है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। आप उसके साथ देखो पढ़ाई को पढ़ाई नहीं लेते हो, फिर आप उसके साथ खेलते हो। मतलब सच बताओ ना, मैं बैठे रहता ना, मजा आता था, अरे ये आप तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, इसको खत्म करके निकलूंगा, तो ऐसे मजा आता था खेलने में। तो क्यों? क्योंकि वो मेरा होता ना इंटरेस्ट पैदा हो गया उसमें। लेकिन अभी क्या है, चलो पढ़ रहे हैं यार, एग्जाम देना है, खींच रहे हैं किसी तरह, तो इस तरह नहीं होता है। कोई भी काम मैं बार बार कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हार्ड वर्क करो, मैं कभी कहता हूँ हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं यार, हार्ड वर्क तो गोली मारो। मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ आप चीजों को एंजॉय करो, जो पढ़ रहे हो उसमें जब एंजॉय करोगे ना, हार्ड वर्क खत्म हो जाता है। मतलब उसमें होता है ना, आप बैठे रह जाओगे, मालूम ही नहीं चलेगा समय कब निकल गया। तो लेकिन एंजॉय कैसे, वो एंजॉय को कैसे पैदा किया जाए, ये भी एक तरीका है। तो एंजॉय को पैदा करने के 3 रास्ते मैंने बताया, आप खुद ढूंढो आपके लिए कौन सा सुटेबल है। ये ढूंढ लिए तो आप हर चीज में, ये नहीं करो सिर्फ यहीं पे, आप काम भी करोगे ना, आप कोई भी ऑफिस में भी काम करोगे, इसके बाद वहां भी खेलोगे चीजों के साथ। तो ढूंढना आप ही को है। हम लोग जो अपने एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बता सकते हैं। तो लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करना, कौन नहीं सीए में हार्ड वर्क कर रहा है बताओ। यहाँ पे मैं देखता हूँ लाइब्रेरी में 10-10, 12-12, 14-14, 18 घंटे तक पढ़ने वाले लड़के हैं यहाँ पे। अभी क्या बोलते हैं, सुपर संडे आज हम लोग लॉन्च किए थे पिछली बार, उसमें 18 घंटे तक रिकॉर्ड तोड़ पढ़ाई की है लोग। तो पढ़ने वाले तो है नो डाउट, लेकिन पढ़ाई के साथ आप वो एक्स्ट्रा स्मार्टनेस क्या दिखा रहे हैं, ये मैटर करता है सीए में। सीए में क्या, आईएएस पीसीएस में मैटर करता है, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज सब में मैटर करता है। और आपको कुछ अच्छे लेवल की चीजें अचीव करनी है तो आपको ये चीज को अपने अंदर वो करना होगा, है तो पहचानना पड़ेगा, है तो है। देखो एक चीज में कंक्लूड करने से पहले एक चीज और कहूंगा कि अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं भी बहुत डम किस्म का इंसान था स्टार्टिंग में, लेकिन मैं अंदर से कभी फील नहीं करता था कि मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी बोलने नहीं आती थी, मैं ऐसा बंदा रहा एक टाइम पे। मैं मतलब अपने बता रहा हूँ, मैंने अपने आप को कभी अंदर से ना, मैं शीशे से बात करता था, पागल इंसान था, मैं शीशे से बात करता था, अपने आप से बात करता। लोग मुझे देखते थे ये पागल है क्या, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं अंदर मतलब मैं अपने आप से बातें किए जा रहा हूँ, मतलब मैं सब्जेक्ट रिगार्डिंग मैं रोड पर चलते हुए मतलब लोग सोचते थे कि यार ये तो देखता भी नहीं इधर उधर, क्या बात करता है, मतलब बस ट्रैफिक देखता था, अभी दिमाग में पढ़ाई। तो मैं 24 घंटे होता ना, क्योंकि मैं उसके साथ खेलता रहता था। मैं आप जाते हुए चलो देख लिया, अच्छा मजा आता था। तो होता है जब आप तरीके सीखते हैं ना तो मजा करते हैं। जब होते हैं लोग सोचते हैं ना ये सीए कर लेंगे तो हम मजा करेंगे, अरे क्या खाक मजा करेंगे, सीए के बाद में फ्रस्ट्रेट रहेंगे। लिख के दे रहा हूँ, अगर अभी अब नहीं तरीके ढूंढो, जो काम कर आज कर रहे हो इसमें अगर मजा नहीं मिल रहा है ना तो लिख के ले लो, फ्यूचर में भी आपको जो काम करोगे नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि लाइफ को थोड़ा सा, लाइफ का जो बेसिक चीज है ना एसेंस, उसको समझो। लाइफ ऐसे नहीं चलती है, तो लाइफ चलती है जो आप काम कर रहे हो उसमें मजा ढूंढना स्टार्ट कर दो।
वही मजा है। आप सोचोगे ना सीए बनने के बाद ही हम इसको घूमने जाएंगे, तो घूमने का अलग बात है, मतलब मजे करेंगे। लोग सोचते हैं कि मजे करेंगे, अरे पढ़ाई में मजा करना ढूंढ ले भाई, तो पक्का हर जगह मजा कर लेगा, हर क्षण मजा करेगा। तो नेक्स्ट किसका क्वेश्चन? मैं इसको ज्यादा ही बोल दिया। सही बोल रहे, सीए बनने के बाद भी पता नहीं स्ट्रेस लेने की आदत होगी क्या, जाता ही नहीं अभी भी। सो नेक्स्ट किसका क्वेश्चन? ये कुछ क्वेश्चन चैट पे भी आ रहे हैं, अब बोल के पूछ लो। पढ़ने में मजा नहीं आता। किसी ने पूछा है कि कितने घंटे पढ़ना मैटर करता है, और एसएमपी में 25 क्यों आते हैं, और ये सब पूछा है कि कितने घंटा पढ़ना मैटर करता है, किसी ने चैट पे लिखा है। कोई रिप्लाई कर रहा है इसका? रचना? वो खुद पे डिपेंड करता है कितना पढ़ना है, टारगेट अचीव, अगर मान लो आज का कुछ टारगेट है, अगर वो अचीव नहीं हुआ तो उसको एक्सटेंड कर लो टाइम को, तो घंटे मैटर नहीं करते, आपका टारगेट मैटर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। या सो मत सुबह लेट उठो या एक्चुअली आउटपुट भी मैटर करता है ना, कि कितना आउटपुट आ रहा है आपका। पता चला बुक लेके बैठे हैं 10 घंटे और आउटपुट कुछ आ नहीं रहा, तो क्या मतलब है ऐसे पढ़ाई का? तो कहीं ना कहीं आप बैठे हो तो कुछ ना कुछ अचीव करोगे, ये तो मालूम है। लेकिन जो मेरा स्टडी है, अगर एक ग्रुप है तो मिनिमम 8 घंटे से नीचे नहीं जाना चाहिए, बोथ ग्रुप है तो 10 से 12 घंटे होना चाहिए। ये मेरा मतलब अपना पॉलिसी रहा है, इससे नीचे बात नहीं करता। बीच बीच में ब्रेक लो, एंजॉय मतलब रिफ्रेशमेंट करते रहो, लेकिन इससे नीचे कर रहे हो तो कहीं ना कहीं देखो, आप प्रोफेशनल कोर्स है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, ये तो एकदम पक्का वाली बात है। अब उसमें बात है कि अपने टाइम को कैसे इफेक्टिव बनाते हो, ये आपके इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो आप देखो कि आप आधे घंटे के बाद ब्रेक लेकर अपने आप को इफेक्टिव बना पाते हो, 1.5 घंटे बाद ब्रेक लेकर बनाते हो कि 3 घंटे बाद लगाते हो, क्योंकि पेपर तो 3 घंटे में आपको बैठना है। तो देखो मैं अपना बता सकता हूँ, मैं क्या करता था, मैं एक बार बैठता था तो 1.5 घंटे पढ़ता था, मतलब 1.5 घंटे, और मेरा टारगेट होता था छोटा चैप्टर है तो इसको खत्म करके ही उठना है और 1.5 घंटे के अंदर भी करना है। मेरा मतलब रिवीजन की बात कर रहा हूँ, पहली स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पहली बार अगर कर रहे हो उसको छोड़ दो, वो उनके लिए तो प्रॉपर टाइम 2 घंटा का 2 दिन भी लग सकता है उसमें। मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ। तो रिवीजन में मैं जब फर्स्ट टाइम डिवोट करता तो 1.5 घंटे में मेरा टारगेट होता था। एक छोटा चैप्टर है तो एक चैप्टर निपटा कर उठना है, थोड़ा मीडियम है तो 3 घंटे में निपटाना है, और बड़ा है तो 2 दिन के अंदर मतलब 6 घंटे में निपटा मुझे खत्म करना है। ये मेरा अपना एक माइंडसेट होता था। तो डिपेंड अपन आप अपना माइंडसेट कीजिए, और इससे मुझे लगता था कि आउटपुट मिलता था, मतलब होता ना एक्चुअल वाला आउटपुट मिलता था। तो आप देखिए, पहली बात तो मैं एक बता दिया, 8 घंटे अगर सिंगल ग्रुप है तो जो मुझे लगता है प्रोडक्टिव, अब इसको प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए वो मैंने दूसरे तरीके से बता दिया। लेकिन 8 घंटे तो चाहिए, 12 घंटे 10 से 12 घंटा चाहिए आपके बोथ ग्रुप वाले को। अब बात मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको प्रोडक्टिव बनाना, ये नहीं घंटे बैठे बीतना है कि मैं 1 घंटा पढ़ लिया, 10 घंटा पढ़ लिया, वो कोई काम का नहीं है। आपको प्रोडक्टिव बनाना कैसे है, आप चेक करो, खुद चेक करो। देखो बोलो ना, चेक करना खुद को है कि मैं 1.5 घंटे बाद अगर ब्रेक लेता हूँ या लेती हूँ तो क्या मैं कितना आउटपुट अचीव किया। खुद सोचो, ब्रेक में सोच लो ना, यार मैंने 1.5 घंटे से पढ़ रही हूँ, क्या मैंने अचीव किया अभी तक। खुद से क्वेश्चन कर लो, सबसे मैं बेटर तरीका मानता हूँ, खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। औकात तुरंत मालूम चलता है कि अच्छा मुझे याद आ रहा है, 10 मिनट का आंखें बंद कर लो, सबसे बेटर तरीका होता है। कुछ नहीं, सब किताब बंद करो, चलो मैं आज 1.5 घंटे पढ़ा ना, या 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा लिख कर देखूं क्या शॉर्ट में कितना लिख पा रहा हूँ। एक्चुअली औकात तुरंत मालूम चलता है। किसी को यहाँ टीचर की कोई अभी इतना दिक्कत है कि हम करते नहीं है, क्योंकि फिर डरने लगते हैं यार, सोचते ना टाइम चला लग जाएगा, मतलब टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। अरे भाई टाइम वेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। हम लोग बहुत लोग यही सोचते हैं कि अगर रिवीजन किया ना, या अगर 10 मिनट के लिए आंख बंद करके या कुछ हाथ से लिखे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ नहीं लगता यार, लिखना तो स्टार्ट करो, लिखो भैया, लिखना जरूरी है। नहीं लिखोगे तो एग्जाम में फिर वही दिक्कत होगी। तो आई थिंक अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि जाते जाते है ना, क्योंकि देखो 1 घंटे का सेशन रखे थे स्पेशली। ओवरऑल मैंने कुछ स्ट्रेटेजी आप लोगों के सामने शेयर कर दिया कि रिवीजन कैसे करना है, आपको टेस्ट करना है, मॉक टेस्ट पेपर का क्या होगा, आपको टेस्ट करना है, देना है नहीं देना है, ये सब आपके हाथ में होना चाहिए। और सिलेबस को एटलीस्ट, बहुत वास्ट है तो उसको कंक्लूड करो, और कंक्लूड भी इस तरह से करो कि वो जितना आपका 2000 पेज है, 1000 पेज हो, वो रिकॉल कर सको, ना कि आप सिर्फ उसी समरी के भरोसे रह जाओ। तो इस तरह से आप अपना स्ट्रेटेजी खुद ट्राई करो। हाँ बोलिए। मेरा ये था कि मैं एक ही बुक को वो करती थी, उसकी मल्टीपल रिवीजन करती थी। कई बार हम क्या करते हैं कि सारी बुक्स ले लेते हैं, ये भी आ जाओ, कुछ मटेरियल मार्केट में नहीं आ रहा है तो
मैं क्या करती थी, एक ही बुक की मल्टीपल रिवीजन किया है, तो ये भी रहता है, क्योंकि अगर अब एग्जाम में मान लो वैसा वैसा सेम क्वेश्चन आ गया तो अपने को बिल्कुल फॉर्मेट भी याद हो जाएगा कि कैसे था वो क्वेश्चन, क्या स्टेप्स थे। तो एक ही बुक को की मल्टीपल रिवीजन करो, ज्यादा मटेरियल मत लो। राइट, ज्यादा बुक मत फैलाओ। हाँ, कंसोलिडेट मतलब जो मटेरियल रखो ना, देखो लास्ट एंड में मटेरियल भी नहीं चेंज करना चाहिए, जो है उसी को पॉलिश करो। आपको लग रहा है, देखो मैं जाते जाते एक और भी बता दे रहा हूँ, आपको लग रहा है कि आपने कई जगह से स्टडी किया है, सपोज एक टीचर से किया है, स्टडी मैट भी रेफर कर लिया है, कुछ जगह से और से कर लिया है, 3 जगह से कर लिया, कंफ्यूज है, कंसोलिडेट नहीं हो रहा है, तो बेटर है आपको अगर टाइम लग चुके हैं, अगर लग चुके हैं तो नहीं लगे तो आपको सीधे सीधे कोई एक मटेरियल को रेफर कर लीजिए। अगर लग चुके हैं तो आप चेक करिए कि एक पार्टिकुलर टीचर के जो भी आपका मटेरियल है उसमें से कितने चैप्टर आपको अच्छे से आता है, उसको फाड़िए, किस किस चैप्टर से बढ़िया था उसको फाड़िए, उसको फाड़िए। और तीसरा भी मतलब जहां जहां से आपको अच्छे से आता है उसको फाड़कर एक अपना बना लीजिए। इससे क्या होगा, आप हर तीनों जगह से आपका जो एसेंस होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, उसको एक कंसोलिडेट कर लिया और उसी को 100 बार 10 बार जितने बार रिपीट कर सकते हैं रिवीजन करके। तो ये एक तरीका है उनके लिए जो डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं मटेरियल यूज कर रहे हैं अलग अलग टीचरों का। तो होप इस बार आप लोग अच्छा करेंगे और डेफिनेटली आप लाइब्रेरी को बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं यही चाहूंगा कि ये सिस्टम दिया गया है तो आप इसका सही तरीके से यूज करके रिजल्ट आने से मतलब है। अल्टीमेट देखिए रिजल्ट ही बोलेगा, नो डाउट आपका ज्ञान भी बोलता है, लेकिन अल्टीमेट कहीं ना कहीं सीए जब तक लोग जुड़ेगा नहीं ना तब तक लोग मजा नहीं आता है। ज्ञान तो यार देखो यार, मैं जानता हूँ आप लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं है, आप एक सीए से भी बेटर काम कर सकते हो। मैंने देखा है इस लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे बंदे हैं जो एक सीए से भी बेटर काम करने के लिए क्षमता रखते हैं, करते हैं, लेकिन वही बात आती है कि डिग्री नहीं होने के कारण जो भी कल सीए वर्ड जब तक नहीं लगता ना वो मजा नहीं आता है। तो वो ढूंढिए, ये टाइम है अपने आप से बात करो कि यार मैंने कहाँ लैग किया है और उस पर वर्क करो, ये टाइम वो है। पढ़ तो सब पढ़ो, ये नहीं पढ़ना तो है ही, लेकिन उस तरीके अपने शक्ति को पहचानो। एक बार अपने शक्ति को पहचान लिए मैं रियल बदलाऊं तो आप उसके साथ खेलोगे, और जब खेलना स्टार्ट कर दिए ना तो फिर दुनिया का कोई भी जंग आप जीतोगे। तो इसी आशा के साथ मैं होपफुली हम लोग 1 महीने बाद मिलेंगे इस कि आपने कितना चीज कवर किया। हाँ, आप एटलीस्ट आप लोगों से मैं वादा दूंगा कि एक दिन में मिनिमम अगर छोटा चैप्टर है या एवरेज चैप्टर है तो 2 चैप्टर, कौन कौन ऐसा यहाँ पर जो लोग हैं मुझे चैट में बताएं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मिनिमम 2 चैप्टर रिवीजन करने की क्षमता रखते हैं इन डेप्थ, एक दिन में 2 चैप्टर, कोई है या कोई नहीं है? कोई भी सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग एक दिन में, चाहे किसी भी चैप्टर सब्जेक्ट का, एक दिन में 2 चैप्टर इन डेप्थ कौन कौन है जो करने की क्षमता रखता है बढ़िया से? जो रखता है, कोई नहीं है क्या यार? मुझे ओके 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 ठीक है, गुड। जिसने अभी एग्जाम दिया उसने तो एक दिन में भी किया है तो वो कर सकता है। हाँ, जिसने अभी एग्जाम दिया राइट, और जिसने नहीं दिया है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। राइट, जिसने दिया है उसको तो करना ही चाहिए, और जो कर रहा है तो मैं 15 दिन बाद या 1 महीने बाद एक सेशन लेकर फिर से आऊंगा, या होपफुली 15 दिन बाद आप मुझे बताएंगे कि उस समय आपने कौन कौन से चैप्टर कर लिया। ये मुझे वादा कीजिए, क्योंकि जब तक होता है ना ऊपर से आपके ऊपर कोई कंट्रोलिंग ना हो ना, आप ऐसे हवा में पढ़ते रहेंगे। तो मैं कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आप मुझे मैं भी शीट शेयर करूंगा, उसमें से वादा करिए कि आप 2 चैप्टर डेली करेंगे, कोई भी चैप्टर चलेगा, लेकिन वो आपको 15 दिन बाद, यानी कि 30 चैप्टर मैं 15 दिन बाद फिर से आऊंगा, वो होना चाहिए। और उस 30 चैप्टर में से मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वो एक अलग तरह का सेशन होगा, क्योंकि आपके ऊपर होता है ना, कोई डंडा लेकर बैठेगा नहीं तब तक तो पढ़ने वाले नहीं आप लोग। तो लाइब्रेरी का ये फायदा उठाइए, आप अपने आप से वादा कीजिए कि 2 चैप्टर करना है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद जो उस दिन आंसरिंग करेगा तो हो सकता है हम लोग अवार्ड भी करें, कुछ रिवार्ड भी दें, ठीक है? तो एक बार मुझे पर्सनल जो करेगा एक बार मुझे पर्सनल में भेज देना, ताकि मैं एक डेटाबेस बना लूंगा, ठीक है? तो आप सेशन आई थिंक ओवर करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। तो आप लोग अपना स्टडी जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कर सकते हैं। मैं बस एक लास्ट बात कहना चाहती हूँ सबसे, कि आप लोग मेहनत करना बिल्कुल स्टॉप मत करना, करते रहना, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन सा मिनट होगा, कौन से टाइम की मेहनत होगी जो आपको सीए बना देगी। राइट, इसलिए बिल्कुल रोकना मत, करते जाओ, बस पढ़ते जाओ, जरूर होगा, जरूर निकलेगा। और कॉन्फिडेंस रखो एक दिन एकदम गाना गाते रहो मन में, हम होंगे कामयाब, होता ना, गाते रहो और पढ़ाई करते रहो।
जरूर होंगे इस कामयाब। तो थैंक यू सो मच दीपिका फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड रचना। थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना एंड ऑल ऑफ यू जो आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर हम लोग को दिया। होपफुली कि आप 15 दिन में कुछ अच्छा करेंगे। हम 15 दिन बाद फिर आएंगे और आपका रिजल्ट भी चेक करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, देखो मैं इसलिए बाउंड नहीं लगाता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो, जो स्ट्रेटेजी आपको सूट करे वो अप्लाई करके पढ़ो, लेकिन मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन करूंगा अगली बार। तो आप फिट लगे तो अपने दोस्तों को भी साथ में ज्वाइन कराइए, ताकि टाइम पास कोई ना करे, क्योंकि होता ना दोस्त होते हैं, कुछ डाइवर्ट भी करते हैं, कुछ मोटिवेट भी करते हैं। तो डाइवर्ट जो करते हैं उनको तो खास तौर से लेकर आइए कि चल यहाँ तक अगर इतना डाइवर्ट करने की क्षमता रखता है, आके सामने बैठ के पढ़। अगर पढ़ लिया तो समझ ले कि अच्छा वाला दोस्त है, नहीं पढ़ रहा तो समझ ले कि सिर्फ डाइवर्टे वाला, ये पक्का वो वाला दोस्त है। तो उसको अपनी जिंदगी से थोड़ा सा कुछ समय के लिए, मैंने कहा हटा दो, कुछ समय के लिए डिस्टेंस क्रिएट कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी चीज मैटर करता है। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको वैल्यू एडिशन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक तरीका भी हो सकता है कि उनको भी एक सही डायरेक्शन में हो सकता है, यहाँ से वो कुछ सीख के जाए। तो ठीक है, तो इसी पर सेशन एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जो होस्ट है अपना आज पर अकॉर्डिंग रूल्स उसको कंटिन्यू कर लो। एक बार मैं सेशन एंड कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है, 5-10 मिनट का, दिन ज्वाइन कर लो। ओके, बाय बाय।